जय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा चौथा क्लास है। चौथे क्लास का चौथा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इंग्लिश में कह सकते हैं सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं अध्ययन के स्रोत। स्रोत से आप क्या समझते हैं, पहले जान लेते हैं। सोर्स एक किसी चीज को जानने के साधन होते हैं। स्रोत को समझने के लिए जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना, आप कभी दिल्ली गए नहीं हैं और दिल्ली जाना है तो उस वहाँ जाने के लिए कोई साधन जुटाएंगे। जैसे कि आपको किसी से पूछेंगे कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कैसे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, या फिर उसको मैप पे देखेंगे, या फिर गूगल से सर्च करेंगे, या फिर उसकी इमेज देखेंगे, तब जाके आप किसी सहायता से लेके वो दिल्ली पे पहुंच पाएंगे। जो ये गूगल हो जाएंगे, किसी से पूछेंगे या कहीं पे मैप पे देखेंगे, जो ये हो जाएंगे, ये दिल्ली जाने के आपके साधन हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे इतिहास को जानने के साधन हैं। वो साधन कौन कौन से, उन्हीं की चर्चा आज इसकी क्लास में करेंगे। तो पहले जो जान लेते हैं, जो इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो मतलब लिखित में प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत का जो अध्ययन किया जाता है वो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक चीजों का। पुरातात्विक स्रोत हमारे अध्ययन के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है। वो कैसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो 5000 लाख ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। मतलब हमारे पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 5000 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। उतनी टाइम का कोई आदमी तो आज बैठा नहीं होगा जो हमको बताया है वो इतिहास पढ़ रहे हैं। तो वो जो इतिहास लिखा गया है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे लिखा गया है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जितने भी भारत का इतिहास लिखा है उसमें 99.9 इतना परसेंट जो इतिहास का लिखा गया है वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत लिखा गया है। जो साहित्यिक स्रोतों से लिखा गया है वो मात्र 0.1%, मतलब ठीक से 1% भी चीजें नहीं है जो हमको लिखित रूप में प्राप्त होती है इतिहास की। बहुत बड़ा एक हिस्सा 90.9% हिस्सा इतिहास का हमें पुरातात्विक स्रोतों से लिखा गया है। मतलब पुरातात्विक स्रोतों पे आधारित है इतिहास का बहुत बड़ा एक हिस्सा। केवल 0.1% चीजें हमें इतिहास में लिखित रूप में मिलती हैं। तो हालांकि दिखता तो साहित्यिक स्रोत सबसे जाता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन महत्व बहुत है। बहुत बड़ा एक इतिहास का हिस्सा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत लिखा गया है। वो देखे रहे 99.9% हिस्सा जो लिखा गया है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से वो हैं। पहला है अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मुहर आते हैं, चित्रकला आती है, मृद्वान आते हैं, स्मारक आते हैं, मूर्ति आती है। इसके अलावा स्तूप भी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हैं पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये जो हम स्रोत पढ़ेंगे मात्र एक सिंपल है। ये पूरा इतिहास लिखा गया है वो स्रोतों के ही आधार पे लिखा गया। मतलब जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो स्रोत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी स्रोत के माध्यम से ही पढ़ते हैं। और ये जो हम आपको बताएंगे स्रोत, ये केवल एक सैंपल के रूप में रहेंगे। ये केवल वही पूरे स्रोत का केवल ये 10-20% हिस्सा है। बाकी 80% 90% हिस्सा जब इतिहास ही पूरा पढ़ेंगे तब जाके वो स्रोत हम पढ़ पाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बस एक मोटी मोटी दिमाग में पकड़ बनाने के लिए स्रोत के रूप में पढ़ना है। और फिलहाल तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इतिहास के स्रोत एक क्लास में पढ़ना असंभव है। ये इतिहास स्रोतों के आधार पे ही पूरा इतिहास लिखा गया। तो ये बस एक नमूना है इतिहास के स्रोतों का। तो आइए अब देख लेते हैं पहला अभिलेख। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है।
वो क्यों है? क्योंकि इन पे कुछ लिखा रहता है, और लिखा रहता है तो उसमें जो भी राजनीतिक धार्मिक और उतनी टाइम की क्या आदेश नीति थी, यही सब चीज़ें अभिव्यक्ति लिखी जाती है। तो उसमें जो लिखा होगा तो उसको पढ़ा जाएगा तो उतनी टाइम की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता हमें लगेगा। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं अभिलेख। अभिलेख के जो अध्ययन को कहा जाता है वो एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख अध्ययन को क्या कहा जाता है, पूछा जाता है तो एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखों में सबसे पहला जो अभिलेख मिलता है ये अभिलेख हालांकि विदेशी अभिलेख है, लेकिन इसमें भारत के देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। ये पहला अभिलेख है 1400 BC का बोगज गोई अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये मध्य एशिया माइनर का अभिलेख है। ये भारतीय अभिलेख नहीं है, विदेशी अभिलेख है, मध्य एशिया का अभिलेख है। और इसकी डेटिंग क्या है, 1400 ईसा पूर्व है। मतलब इतनी टाइम भारत में वैदिक सभ्यता थी। इस अभिलेख में भारतीय वैदिक देवी देवता जो हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये वैदिक के 4 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें 2 राजाओं के बीच संधि होती है। उन संधियों में ये 4 वैदिक देवताओं को साक्षी मानकर वो संधि की जाती है। तो ये हो गए एक अभिलेख जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है दारा प्रथम का बरतून अभिलेख। इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती है कहा जाता है इस अभिलेख में कि दारा प्रथम भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में जो गंधार और तक्षशिला वाला एरिया है इसको जीत के अपने साम्राज्य में मिला दिया था। अपने साम्राज्य का ये 20वां प्रांत बनाया था और यहाँ से वार्षिक रूप में 360 टैलेंट जो कर के रूप में मुद्राएं प्राप्त करता था। मतलब पहले ये दारा प्रथम गंधार तक्षशिला वाली एरिया को जीता, अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया और वार्षिक रूप में यहाँ से 360 टैलेंट वार्षिक कर प्राप्त करता था। और तीसरा अभिलेख है वो है दारा का ही है, वो है नक्श ए रुस्तम अभिलेख से जानकारी मिलती है कि दारा जो सिंध वाले क्षेत्र हैं उसको जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा जो भारत, ये तो रहे विदेशी अभिलेख जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो भारत के अभिलेख देखा जाए, जो स्वदेशी अभिलेख है उनको लिखने की परंपरा जो पड़ी वो मौर्य शासक अशोक के टाइम पे पड़ी। भी कहा जाता है कि मौर्य शासक इन्होंने ईरान से प्रभावित होकर भारत में लेख लिखवाने की परंपरा डाली थी। तो जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख है उनको सबसे पहले किसने खोजा था, तो अशोक के अभिलेखों को जो सबसे पहले खोजे थे 1700 पेंथलर। 1750 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को टी पेंथलर महोदय ने खोजा था। जो अशोक के अभिलेख पढ़े थे वो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने मिला।
खोजा कौन था अशोक के अभिलेखों को? वो टी पैंथलन महोदय ने खोजा था। और पढ़ा कौन अशोक के अभिलेखों को? तो जेम्स प्रिंसम महोदय ने पढ़ा था। हालांकि पढ़े थे, पढ़ने में सफलता मिल गई थी, लेकिन ये अशोक की पहचान जम्मू-द्वीप या श्रीलंका के शासक के रूप में कर दिया था। लेकिन जो बाद के शासक आए पढ़े, उनकी पहचान स्वदेशी शासक अशोक के रूप में किए कि ये किसी विदेशी शासक नहीं था, ये श्रीलंका का शासक नहीं था, ये अशोक अपने भारत का ही शासक था। अशोक का जो नाम मिलता है अभिलेखों में वो देवान नाम प्रियदर्शी मिलता है, मतलब देवताओं का प्रेम। नेतुर, उद्गोलम और एक और दो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इसके और भी अभिलेख हैं। इसके 13 शिलालेख ही हैं, जिसमें से कि जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उसके पड़ोसी राज्यों के बीच में क्या संबंध थे और उनका भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा अभिलेखों से ही इसकी 2 रानियों की जानकारी मिलती है, रानी पूरावती और तिवर की माता की भी जानकारी मिलती है। तो ये जो जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों के से मिलती है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, उनकी चर्चा यहाँ करना असंभव है। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर D.R. भंडारकर महोदय, एक ऐसे इतिहासकार हैं जो अशोक का इतिहास, मौर्यों का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिख डाला है। अगर इधर देखा जाए कुषाण शासकों में तो कनिष्क का आरा अभिलेख हो जाएगा। गुप्त शासकों में आए तो गुप्त शासकों में तो बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त हो जाएगी और चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ हो जाएगा दिल्ली वाला। और स्कंदगुप्त का एरड़ अभिलेख से तो हूड़ की राखमड़ की जानकारी मिलती है। और अभिलेख जो है भानुगुप्त शासक भानुगुप्त का एक अभिलेख है। सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो सती प्रथा की मिलती है। उसमें लिखा है कि भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में कि वहाँ का एक शासक था, वो के युद्ध में मर जाने में उसकी पत्नी भी साथ में सती हो गई। तो ये जो एविडेंस मिलता है सर्वप्रथम भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा सातवाहन शासक कालों में एक शासक थे सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नगनिका। उनका एक अभिलेख था नगनिका का नाना घाट अभिलेख। नगनिका का नाना घाट अभिलेख ये काफी महत्वपूर्ण रही है। नगनिका का नाना घाट अभिलेख, इस अभिलेख से सर्वप्रथम भारत में भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। मतलब जो सबसे पहले भूमि दानों में दी गई वो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त शासक प्रभावती की भी पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें गुप्तों की वंशावली ही मिलती है। और काफ़ी अभिलेख हैं जिनको यहाँ पे पढ़ना असंभव। अभिलेख जो है ना पत्थर भी खुदवाए जाते थे, साँचे से भी डलवाए जाते थे और ये किसी पत्ते ताम्रपत्तियाँ जो होती थी उस पर लिखे जाते थे। इसके अलावा ये धातु पे भी लिखे जाते थे। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। ये केवल एक सैंपल है, पूरे अभिलेख पढ़ पाना असंभव है यहाँ पे। दूसरा स्रोत है सिक्के। सिक्के भी बहुत अच्छे उत्तरी टाइम के इतिहास या शासक या राजा के बारे में ये कैसे देते हैं कि सिक्के के अध्ययन से हमें पता चलता है सिक्के पे कुछ ना कुछ लिखा होगा तो राजा की राजनीति और धार्मिक चीज़ों का पता चल जाएगा। अगर महिला का अंकन है तो वहाँ की सामाजिक स्थिति का पता चल जाएगा। और उसकी क्वालिटी देखा जाए कि सिक्का किस धातु का है तो उससे आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। अगर सोने का सिक्का है, वजन है, तो माना जाएगा कि वहाँ उस टाइम की पीरियड की राजा की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये पक्ष हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिक्के। सिक्कों का जो प्रचलन माना जाता है भारत में वो तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसमें निक्स और अयस्क कौन कौन से धातु हैं? निक्स और अयस्क।
निष्क और अयस्क का उल्लेख आया है वैदिक सभ्यताओं के साहित्य में। उनका जो अभिप्राय लगाया जाता है वो मुद्राओं के परिप्रेक्ष्य में ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ शासक इसका जो परिप्रेक्ष्य लगाते हैं अर्थ वो गले में पहनने वाले किसी हार के रूप में लगाते हैं। निष्क जो था ये सोने का था, ये किसी अन्य धातु का था, लोहे या तांबे का था, लेकिन निष्क जो धातु था ये लोहे का सोने का दुलाया था। तो इसका परिप्रेक्ष्य मुद्राओं के रूप में भी लगाया जाता है। इसके बाद जो सिक्कों का इतिहास चालू हुआ, वैसे सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमस सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये काफी बात पेपर में पूछा भी गया है कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्के जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहत सिक्कों या कहपाड़ सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आहत सिक्के कैसे बनाए जाते थे, दो विधि से बनाए जाते थे। पहला ये साँचे में ढाल के बनाए जाते थे, उसके बाद वो किसी धातु की चादर रहती थी, उसको किसी राजा का कोई विशेष साइन होता था, उसको हथौड़ी की बहुत उस धातु पे मारा जाता था, वो साइन उसमें लग जाता। आहत का मतलब ये था कि आहट करके अंजादा लगा के मारना, अपना साइन देके फिर अलग अलग गोल चौकोर बेलनाकार अलग अलग प्रकार की मुद्राएं आहत मिलती हैं। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय के आसपास के मानी जाती हैं। इसके बाद जो भारत में सर्वप्रथम सिक्के चालू किए वो इंडो ग्रीक शासकों ने चालू किए थे। और इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में कुषाण शासक आते हैं। कुषाण शासक जो कनिष्क था, वो कनिष्क जो कुषाण शासकों में सबसे पहले जो सिक्के चालू किए वो कुजन कस्बे से चालू किए थे। वो तो तांबे वांबे के सिक्के थे, लेकिन जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चालू किए वो कनिष्क शासक कुजन। और भारत में सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे वो कुषाणों के ही सिक्के माने जाते हैं। तो जो कनिष्क के सिक्कों को ले लो तो कनिष्क के सिक्के पे कम से कम 20-22 प्लस देवी देवताओं का अंकन पाया जाता था। इससे पता चलता है कि वो शासक धर्म सहिष्णु शासक था। और उसके सिक्कों पे बुद्ध का अंकन पाया जाता है। किस नाम से पाया जाता है, तो बोडो के नाम से, बोडो के नाम से बुद्ध का अंकन पाया जाता है। इसके अलावा शंकर का जो पाया जाता है वो ओमोस या ओएस के नाम से पाया जाता है। इसके बाद शासक होता है एक हुबिस के सिक्कों पे बहुत सारे देवी देवताओं का अंकन ही पाया जाता है। उसके सिक्कों के साथ में शिव, नंदी, विष्णु, इसके अलावा कार्तिकेय प्रकार की चित्रों का भी अंकन हुबिस के सिक्कों पे पाया जाता है। और इससे पहले मौर्य जो शासक थे, मौर्य शासक ने भी सिक्कों का अच्छा खासा जो उनका शासन व्यवस्था में सिक्कों की भूमिका थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो लक्षणा अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, जो सिक्कों से संबंधित 3 अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में कौटिल्य खुद ही करता है। लक्षणा अध्यक्ष उसमें तीनों लक्षणा अध्यक्ष सिक्कों के टाकसाले का प्रमुख होता था। और जो चांदी के सिक्के रहते थे वो रजत अध्यक्ष रहता था, जो चांदी के सिक्कों की जांच करता था। चांदी के सिक्कों को रजत सिक्के के नाम से जाना जाता था। उसके जो अधिकारी था वो रुपैक नामक अधिकारी था, जो सिक्के चांदी के सिक्कों की जांच करता था कि चांदी के सिक्के ये शुद्ध है अशुद्ध है। उसकी जांच कौन करता था, तो रुपैक नामक एक अधिकारी था, मौर्य काल में वो करता था। तो ये जानकारी हो गई। अगर इधर गुप्त पीरियड में देखा जाए तो गुप्त पीरियड में जो सिक्के हैं, तो गुप्त पीरियड में सबसे ज़्यादा सिक्के चालू किए गए थे सोने के। अगर सबसे शुद्ध पूछा जाए तो कुषाणों ने चालू किए थे। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के चालू किए थे तो गुप्तों ने चालू किए थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त सेकंड ऐसा शासक था जो प्रथम बार चांदी के रुपए चालू किया था या रजत सिक्के चालू किया था। वो भी किस परपेक्ष में, शकों की विजय के परपेक्ष में चांदी के सिक्के चालू किया था।
इसके अलावा समुद्रगुप्त को ले लो तो समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पे कहीं बीड़ा बजाते दिखाई देता है, कहीं धनुष ताने दिखाई देता है, कहीं पे विष्णु ध्वज ताने उठाए दिखता है। तो इससे पता चलता है वो इन चीज़ों को पसंद करता था। और बीड़ा वादक सिक्के से पता चलता है कि वो बीड़ा वादक था, बीड़ा को बजाना पसंद करता था। इसके अलावा इसके जो सिक्के हैं वो तिथि युक्त हैं और एक छंदोबद्ध तरीके से लिखा है। और इसके सिक्कों पे इसकी उपाधि मिलती है लिच्छव। लिच्छव इसके ननिहाल कुल का नाम था। लिच्छव दोहित्र का नदी उल्लेख मिलता है। तो ये हो गए। इसके अलावा कुमारगुप्त ने तो बहुत ज़्यादा सिक्के ही चालू किए थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी बहुत ही खराब थी। तो ये हो गए कुछ सिक्कों के परिप्रेक्ष्य में। पूरे सिक्के यहाँ भी पढ़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन कुछ मेन सिक्के हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा जैसे कि 7 करोड़ी प्रथम का एक सिक्का है जिसमें उसको 2 पतवारों वाली नाव लेते हुए दिखाया गया है कि दोनों। तो इससे ज्ञात होता है कि जो 7 कड़ी और यक 7 कड़ी दोनों में दिखाया जाता है। इसी एक में एक नाव वाले केवल नाव दिखाए जाते हैं और 7 कड़ी जो यक श्री 7 कड़ी था उसके सिक्कों पे 2 पतवार वाली नाव दिखाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो यक श्री 7 कड़ी था वो विदेशी व्यापार करता था और जल यात्रा का प्रेमी था। और जो सातवाहन शासक थे वो सबसे ज़्यादा सोने के शीशे के सिक्के चालू किए थे। पूरे इतिहास में पूछा जाए तो शीशे के सिक्के किसने चालू किया था, तो सातवाहन शासकों ने चालू किया था। सबसे पहले सिक्का भारत में कौन चलाया, तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया। सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए भारत में, शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाणों ने चलाए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाया, तो गुप्तों ने चलाया। और क्या बोलते सबसे मिक्स धातु के सिक्के किसने चलाया, ज़्यादा प्रकार की धातुओं के, तो सातवाहनों ने चलाया। उसमें से भी शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए। तो अब देख लेते हैं, ये हो गए सिक्के। अब देख लेते हैं मुहर। मुहर से भी अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है क्योंकि मुहर पे भी कोई साइन होगा किसी शासक का विशेष, उस पर कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ। मुहर का मतलब यही है कि कोई ना कोई साइन उस पर जरूर होगा जिससे उसे पता चले मुहर किस क्षेत्र की, किस राजा की है। तो अगर हड़प्पा काल में देखा जाए तो हालांकि वो पढ़ा नहीं जा पाया अभी तक, लेकिन वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में भी सबसे ज़्यादा जो लिखित मोहरें पाई गई हैं वो हड़प्पा से पाई गई हैं। टोटल हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2500 के आसपास मोहरें पाई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लिखित मोहरें हड़प्पा स्थल से पाई गई हैं और लिखित मोहरें पाई जाती हैं। इनका आकार जो रहता था गोला, चौकोर और बेलनाकार रहता था। इन पर भी कुछ ना कुछ लिखे। जैसे हड़प्पा में सबसे ज़्यादा बैल, मछली और सर्प इत्यादि चीज़ों का उसमें चिन्ह पाया जाता है। एक योगी की ही मूर्ति मोहर पे पाई जाती है पूरी, तो उससे उतनी टाइम की धार्मिक चीज़ों का अनुभव लगाया जाता है। जैसे कि वहाँ पे एक श्रृंगी बैल का अंकन मोहरों पे ज़्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से माना जाता है कि वहाँ उस सभ्यता में एक श्रृंगी बैल का विशेष महत्व था। तो ये हो गया मोहरों का महत्व। अब देख लेते हैं चित्रकला का महत्व। चित्रकला का महत्व भी काफी। चित्रकला मानव की एक अभिव्यक्ति शक्ति है। मानव जो बोल नहीं पाता है वो चित्रकला के माध्यम से दर्शाता है। तो चित्रकला का जो प्रारंभ भारत में माना जाता है वो उच्च पूरा पाषाण काल से ही माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल से भीमबेटका से ही हमारे चित्रकला के एविडेंस मिलने लगते हैं। भारत में चित्रकला की खोज जो की वो आर्चिबल्ड कार्लाइन महोदय ने और काकबर्न महोदय ने किया था। ये लोग सोहागी घाट के आसपास जो आर्चिबल्ड ये सोहागी घाट का सर्वप्रथम एनालिसिस किया था, वहाँ पे चित्रों का अध्ययन किया था। काकबर्न जो 6 मनुष्य हैं एक किसी भैंसे या गैड़े को मान रहे उस चित्र का जो अध्ययन किए थे, मतलब खोजे थे, वो काकबर्न महोदय ने खोजा था। तो ये और प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में देखा जाए तो भीमबेटका हो गई, सोहागी घाट हो गया, पंचमढ़ी की गुफाएं हो गई, लिखनिया की गुफाएं हो गई, मिर्जापुर की गुफाएं हो गई। ये जो है यहाँ से अच्छा खासा चित्रकला का एविडेंस प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। इसके बाद आके इधर देखा जाए ऐतिहासिक काल से ही मिलने लगता है। उसमें से जो शुंग काल आता है उसमें जो चित्रकला थी सबसे ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी वाली चित्रकला मानी जाती है, उन्नतशील, वो शुंग शासन काल की मानी जाती है। इसके अलावा
शुंग काल में जो स्तूप रहते तो उन पे बहुत अच्छी सी नक्काशी की गई है। ये छेछुड़ियों की और लताएं जो होती थी पेड़ की और जीव जंतुओं की बहुत अच्छी गई है, बारीक से बहुत अच्छी की है। लेकिन यह है कि वहाँ की चित्रकला में थोड़ा वस्त्र कम दिखाए गए, मतलब कि नंगापन वहाँ की चित्रकला में ज़्यादा दर्शाया गया है। इसके बाद गुप्ता पीरियड में चित्रकला उससे भी अच्छी हो रही। गुप्ता पीरियड में के आसपास जो पीरियड है गुप्त और गुप्तोत्तर, वो जैसे अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं, सिंतल वाला की गुफाएं तो मौर्य काल की खैर मानी जाती हैं। ये जो गुफाएं अच्छे खासे हमें चित्रकला के एविडेंस देते हैं। जो अजंता की गुफाओं के ले लो तो 29 गुफाओं में 16-17 में सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं। गुफा संख्या 17 को तो चित्रशाला के ही नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई चित्रकला का एक सैंपल। अब देख लेते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला का भी जो प्रारंभ माना जाता है, हमें देखने को मिलता है, वो हमारे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उच्च पूरा पाषाण काल का पूरा स्थल है एक बेलन घाटी। बेलन घाटी से हमें सर्वप्रथम एक हड्डी की मूर्ति मिलती है। एक हड्डी है, जांग की हड्डी है, उस पे एक महिला को उकेरा गया है, हड्डी को काट के उकेरा गया। माना जाता है कि ये जो मूर्ति है वो मात देवी की मूर्ति है और उसका अंकन किया गया है। तो उसकी पूजा की जाती है किसी भी भावना से, लेकिन मूर्ति पूजा या मूर्ति कला का एविडेंस हमें देखा जाए तो उच्च पूरा पाषाण काल की बेलन नदी घाटी से मिलने लगता है। इसके अलावा हड़प्पा काल में भी हमें देखने को मिलता है, ताम्रप्रसाद में भी देखने को मिलता है। हड़प्पा में योगी एक उन्नति की मूर्ति देखने को मिलती है। और इसके बाद आते आते अगर ऐतिहासिक काल में भी इधर आ जाओ तो मौर्य के पीरियड में, और मौर्य के पीरियड में एक परखम यक्षिणी मूर्ति है, उसकी काफ़ी सुंदर है, या छेछुड़ियों की मूर्ति मिलती है। और कुषाण काल, ऐतिहासिक काल में कुषाण काल ऐसा काल है जब भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ माना जाता है। सर्वप्रथम मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है माना जाता है कि कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में 2 शैलियों की भी विकास होता है जिसमें मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। पहली शैली है गंधार शैली। गंधार शैली जो पाई जाती है वो भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में पाई जाती है, गंधार और तक्षशिला वाली एरिया। इसमें जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है वो विशेषकर बुद्ध को किया गया है और बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की बहुत दिखाया गया है। और मथुरा शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है ये पूर्णतः स्वदेशी शैली है। इसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और मथुरा शैली में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन और जो हिंदू धर्म के अंतर्गत विष्णु और शिव की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। तो जो गंधार शैली है, गंधार शैली में विशेषकर केवल बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, लेकिन मथुरा शैली में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कनिष्क अपनी खुद ही मूर्ति एक बनवाता है जिसमें उसको एक रोमन कल्चर के हिसाब से उसे ऊपर राजा महाराजा जैसे सूट बूट पहने हुए दिखाया गया है, लेकिन उसकी मूर्ति में सर टूट गया है। एक मूर्तिशाला भी बनवाता है जिसमें कनिष्क अपनी और अपने पूर्वजों की मूर्ति मठ में स्थापित करता है मथुरा की। तो ये हो गई मूर्ति कला। गुप्त काल में भी मूर्तियों का अच्छा खासा एविडेंस मिलता है। गुप्त काल में एक बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई जाती है जो बहुत अच्छी और सुंदर प्रतिमा है। गुप्त काल की मूर्तियों में खासियत क्या है कि इसमें जो ये पूर्णता भारतीय मानी जाती है और इसमें जो मूर्तियाँ दिखाई गई इसमें सुकुमारता बहुत अच्छी है। मतलब सबसे अच्छी जो मूर्ति मानी जाती है वो गुप्त काल की मानी जाती है। और इसमें गुप्ता पीरियड में तो सभी देवी देवताओं के हिंदू और बौद्ध जैन सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ। गुप्त काल में तो एक मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी शिव लिंगों का भी निर्माण मिलता है। तो ये हो गया कुछ मूर्तिकला का सैंपल। अब देख लेते हैं मृदभांड। मृदभांड जो है, मृदभांड को पोएट्री कहा जाता है। मृदभांडों का भी अध्ययन हमारे स्रोतों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मृदभांड पाए जाते हैं और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो उस दीप पद्धति से किया जाता है, उनसे पता चलता है इनकी डेटिंग कितनी है। तो भारत में जो पाई जाती हैं मृदभांड परंपराएं वो पाई जाती हैं। पहला ओसीपी का जो समय काल माना जाता है वो 1500
BC माना जाता है। गैरिक मृदवाहन। दूसरा PGW पाया जाता है, PGW पाया जाता है। PGW को प्रिंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, क्या चित्रित भूषण मृदवाहन कहते हैं। इनका जो समय माना जाता है वो 1000 BC माना जाता है, या फिर महाभारत काल के आसपास, महाभारत रामायण काल के आसपास माना जाता है। तीसरा है NBPW, हिंदी में कहते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदवाहन। ये मृदवाहन परंपरा जो है ये 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य पीरियड के बीच माना जाता है। इन सब में जो सबसे अच्छी मृदवाहन परंपरा थी वो NBPW मानी जाती है। ये उच्च घरानों से संबंधित मानी जाती है। इनके जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छी उच्च ताप पे पकाए हैं और एक विशेष प्रकार की खनक पाई जाती है। तो मृदवाहन के अंतर्गत ये आ जाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मृदवाहन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए मृदवाहन। अब देख लेते हैं स्मारक। स्मारक में स्तूप, भवन इत्यादि आ जाते हैं। तो स्मारक में भवन ले लें तो भवन में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है, एक स्नानागार मिला है, मजदूरों का आवास 12 कमरों वाला मिला है। और इधर आए तो मौर्य काल में देख लें कि वहाँ के पाटलिपुत्र का जो राजभवन था उसका बहुत बड़ा, पाटलिपुत्र का जो भवन था राजभवन, उसका बहुत बड़ा भव्य वर्णन मिलता है। उसका अध्ययन किया जाएगा तो स्मारक के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसके अलावा स्तूप आ जाएंगे तो स्तूप को मौर्य शासक ने कहा जाता है 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो भरहुत का स्तूप हो जाएगा, सारनाथ का स्तूप हो जाएगा और अमरावती का स्तूप हो जाएगा, इत्यादि जो होंगे तो स्मारक के अंतर्गत आए देंगे। स्तूप का जो संबंध होता है वो बौद्ध धर्म से होता है। उसमें बुद्ध से संबंधित या बुद्ध के जो अनुयायी थे उनसे संबंधित चीज़ों को उनके स्तूपों के अंदर रखा जाता है। स्तूपों का जो आकार होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से रहता है। ऐसे ऐसे यहाँ पे रेलिंग लगी होती है, फिर यहाँ छत्र लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो रखा जाता है बीच में ये पूरा ठोस पाक रहता है। यहाँ पे बुद्ध या उनसे संबंधित जो लोग होते हैं उनके कुछ थोड़े से अवशेष पात्र या फिर अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये हो गया स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ये हो गए अब एक सैंपल के रूप में पूरा तात्विक स्रोत। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी सुविधा के लिए पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय साहित्य, फिर विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में तो विदेशी लोग आए हैं वो भारत के बारे में लिखे वो आते हैं। भारतीय साहित्य में जो भारत के लोग लिखे हैं, भारत के मतलब स्वदेशी जो साहित्य हैं वो भारतीय साहित्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं, लौकिक साहित्य या फिर धर्मनिरपेक्ष ये किसी आम जनजीवन से संबंधित होते हैं। संगम साहित्य का संबंध जो है वो दक्षिण भारत के तमिल जो एरिया थी उनसे संबंधित साहित्य है। पहला पढ़ लेते हैं। इसमें धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। जिसमें से बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत काफ़ी ब्रॉड है, हमारे पास उतनी जगह है। तो पढ़ लेते हैं पहला बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक आ जाते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो प्रमुख जानकारी देते हैं। इन्हें त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत्र पिटक में जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में जो मिलता है वो बुद्ध संघ के जो नियम होते हैं उनका वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक में जो बुद्ध के समकालीन राजा या भिक्षु भिक्षुड़िए रहते थे उनके बारे में वर्णन मिलते हैं और दार्शनिक चीज़ों का भी इसमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ विनंदु पंथों से भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशुघोष की बुद्धचर्या से भी जानकारी मिलती है। अन्य है दिव्यादान। ये जो है ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अब देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो
महावीर से संबंधित है। जैन धर्म महावीर जो थे वो 23वें के बाद 24वें तीर्थंकर थे। तो ये देख लेते हैं जैन साहित्य में वशिष्ठ परवर्मन आता है और भद्रबाहु आता है। भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इसकी जो रचना करते हैं वो रत्नानंदी करते हैं। भद्रबाहु की रचना कौन करता है? तो रत्नानंदी करते हैं। अन्य है भगवती सूत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न वाला ग्रंथ माना जाता है। प्रश्नोत्तरी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है तो वो है जैन धर्म का भगवती सूत्र। इसमें कहा जाता है लगभग 6000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का लोगों ने उत्तर किया है, क्वेश्चन किया है, उसका उत्तर इसमें दिया गया है। तो इसी में जो 16 महाजनपद है उनका वर्णन भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। इसके अलावा है कल्पसूत्र और है आदि पुराण और हरिवंश पुराण। आदि पुराण ये ब्राह्मण साहित्य से मत जोड़िएगा, ये जो पुराण है इनका संबंध जैन धर्म से है। तो ये हो गया एक जैन धर्म के साहित्य का सैंपल। अब देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होते हैं? ये आम जनजीवन से संबंधित साहित्य होते हैं। तो पहला जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वो ये जो थे वो भद्रबाहु वो जैन धर्म के गुरु थे, लेकिन ये थे इनके राजनीतिक गुरु थे। कौटिल्य पुस्तक लिखते हैं अर्थशास्त्र। इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसके संबंध, इसका जो विषय है वो पूरी तरीके से इसमें राजनीतिक चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसमें कौटिल्य पूरे वहाँ की राजनीतिक आर्थिक चीज़ों, सभी सामाजिक चीज़ों का वर्णन इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य की प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ी जानकारी हमें मौर्य शासक के बारे में अर्थशास्त्र से मिलती है। इसके बाद है कल्हड़ की राजतरंगी से विशेषकर तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें तिथियोंवार और क्रमवार वर्णन एक व्यवस्थित प्राप्त होता है। अगर कहा जाए आपसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है तो ये कल्हड़ की राजतरंगी है। अगला है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इससे भी इतिहास की अच्छी खासी जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पे ही पतंजलि लिखे हैं महाभाष्य। वो एक ग्रंथ के रूप में लिखी गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखे हैं, वो लिखे हैं पतंजलि महोदय ने। अन्य है मुद्रा राक्षस से जो जानकारी है, शूद्र की मुद्रा राक्षस से जो जानकारी मिलती है इसमें मौर्य शासक के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसमें कहा जाता है वो निम्न कुल से संबंधित था। ये जानकारी जो मिलती है, इत्यादि जानकारी मिलती है, वो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है। इसके अलावा जो रचना है ये है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालविकमित्रम, रघुवंश। ये जो रचनाएं हैं ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। इससे भी अच्छी खासी जानकारी मिलती है इतिहास की। गुप्त काल की विशेषकर और मिलती है इनके साहित्य में। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम रचना है इसमें ये अभिज्ञान और शकुंतलम की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ये कालिदास की रचनाओं में सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। इसके अलावा मेघदूत है। इसके अलावा मालविकमित्रम है। इसमें जो वर्णन मिलता है ये शुभ शासक अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविकमित्र के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनकी एक रचना है रघुवंश है। अन्य ग्रंथ है हर्षचरित और कतंबरी। ये रचनाएं जो है ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। इसमें हर्षवर्धन के समय के आसपास की जानकारी मिलती है और भी अन्य जानकारी इन ग्रंथों से हर्ष की कदम्बरी और बाणभट्ट की कदम्बरी और हर्षचरित से जानकारी मिलती है। तो ये हो गए लौकिक साहित्य। अब देख लेते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य की जो रचना की गई थी वो दक्षिण भारत में की गई थी, विशेषकर चेल, चोल, पांडे वाले क्षेत्र में की गई थी। और संगम साहित्य की रचना 3 समितियां आयोजित की गई थी। पांड्यों के संरक्षण में 3 समितियां, वो कौन सी समितियां थी?
वो पहली समितियां जो आयोजित की गई थी वो मदुरै में, और तीसरी भी मदुरै में की गई थी, और दूसरी जो की गई थी वो कपाटपुर में की गई थी। उन्हीं समितियों में इन संगम साहित्यों का संकलन किया गया था। आइए देख लेते हैं संगम साहित्य। जो ये तिरुकुलाल है, तिरुकुलाल को संगम साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। इससे नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रेम संबंधी और दार्शनिक चीजों का विवरण प्राप्त होता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको तमिल साहित्यों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो तिरुकुलाल को कहा जाता है। तो ये हो गई। और है शिलापुदिकरम। ये ग्रंथ जो है इसमें चोल शासक सेन गुटवन और उसकी पत्नी के बीच संबंधों का जो विवरण होता है वो इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथ है मणिमेखला। इसका भी संकलन इसी संगम साहित्य में किया गया था। अन्य है जीवक की चिंतामणि। इससे भी ऐतिहासिक जानकारी उसी समय की प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथ है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है संगम साहित्य की, ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये सूत्र शैली में लिखी गई है। सूत्र शैली का मतलब जैसे हिंदी के कुछ सूत्र होते हैं, मैथ के सूत्र होते हैं, वैसे उन्हीं सूत्रों शैली में ये तोल्काप्पियम ग्रंथ लिखी गई है। अब देख लेते हैं विदेशी शासक। विदेशी शासकों में जो आए हैं, विदेशी शासक या राजदूत साहित्यकार आए हैं, वो भारत में क्या लिखे हैं। तो पहला है कि यूनानी एवं रोम के शासक। यूनानी और रोम के शासकों में यूनानी शासक पहला मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलेकुस का राजदूत था। ये आया था, अपनी पुस्तक लिखा है इंडिका में विशेषकर ये पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है। हालांकि जानकारी सभी मिलता है, लेकिन पाटलिपुत्र का जो मेन सब्जेक्ट है वो मेगस्थनीज के इंडिका का मेन टॉपिक जो है वो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। अन्य है टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी शायद है, वो अपनी ज्योग्राफी पुस्तक में काफी विवरण देते हैं। अन्य जो इतिहासकार आए वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और ये पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पुस्तक सबसे पहले लिखते हैं द हिस्टोरिया को ये 9 भागों में बांटे हैं। द हिस्टोरिया से जो जानकारी मिलती है विशेषकर वो भारत और फारस के बीच क्या संबंध थे उनकी जानकारी इनकी पुस्तक द हिस्टोरिया से मिलती है। अन्य जो आए थे सिकंदर के साथ नियार्कस लिए जल सेनापति भी थे सिकंदर के। ये अपने विवरण में भारत के बारे में लिखते हैं। अन्य साहित्यकार अष्टिबुलस आया था, एक और आया था सिकंदर के ही साथ, अष्टिबुलस ही करके कोई नाम था, वो भी आया था। 3 आए थे उनके टाइम में सिकंदर के साथ। अन्य जो ये हैं ये डाइमेकस है। डाइमेकस जो है ये राजदूत, ये मेगस्थनीज का स्थान लिए थे। ये जो आए थे ये बिंदुसार के टाइम में आए थे। उतनी टाइम का बिंदुसार के बारे में, वहाँ के शासकों के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गए यूनानी और रोम। अब देख लेते हैं चीनी जो वो आए हैं साहित्यकार, विदेशी शासक या फिर साहित्यकार या जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उसमें भी जानकारी प्राप्त होती है। वो पहले हैं फयान आते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं, गुप्त काल में, और ये अपनी पुस्तक लिखते हैं वो क्योंकि में ये अपना विवरण देते हैं भारत के बारे में। ये हो गया। और दूसरे आते हैं हिंसांग जो आते हैं ये 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास आते हैं। ये विशेषकर हर्षवर्धन के समय में, और वहाँ के उनके दरबार में रहते हैं, वहाँ की स्थितियों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है के बारे में लिखते हैं जो उतनी टाइम की स्थिति थी। अन्य इतिहासकार हैं इत्सिंग। ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास आए थे। ये भी अपनी यात्रा विवरण में भारत के बारे में लिखते हैं। अब देख लेते हैं आरबी लेखक अरब से आए हुए थे। ये पहले हैं सुलेमान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और पूरा नाम अल सुलेमान भी है इनका। ये आरबी शासक थे जो भारत में आए थे, भारत की स्थिति के बारे में लिखे थे।
अन्य जो शासक थे वो अल-बूनी थे। अल-बूनी भारत में आए और अच्छा खासा विवरण भारत में 10वीं शताब्दी के आसपास का प्राप्त करते हैं। अन्य शासक जो आए वो हैं शासकों के टाइम आए वो अल-मसूदी भी 10वीं शताब्दी के आसपास आए। भारत के बारे में अच्छा खासा विवरण ये भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो अब ये हो गया इनका साहित्यिक स्रोत में भी अभी हमें ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है। ब्राह्मण साहित्य नहीं देखे थे। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आ जाते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर उपवेद आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, वेदांत आते हैं, पुराण आते हैं, दर्शन आते हैं, महाकाव्य आते हैं और स्मृतियाँ इत्यादि जो साहित्य आते हैं ये वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। उसमें से सबसे ऋग्वेद है हमारा, वो ऋग्वेद ये वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना 1500 BC के आसपास मानी जाती है और ऋग्वेद का जो संकलन किया गया है वो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसका जो संकलन किया गया, वेदों का संकलन किया गया है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उसमें से ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद को त्रिवेद के नाम से भी जाना जाता है। ये वेद बाद में जोड़ा गया है तो वैदिक काल में। तो देख लेते हैं ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है तो ऋग्वेद सबसे बड़ा भी है। ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है इसको सुविधा के लिए इसमें 10 मंडलों में बांटा गया है और इसमें 1028 सूक्त पाए जाते हैं, 10 मंडल पाए जाते हैं और 10,580 ऋचाएँ पाए जाती हैं। ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें 2 से लेके 7वें तक जो मंडल हो वो सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। पहला और 10वां मंडल जो माना जाता है वो सबसे नवीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उससे जो 10 रात युद्ध हुई थी उसका वर्णन मिलता है। 9वें मंडल से हमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी जानकारी मिलती है क्योंकि उसमें जो सोम देवता है उनका वर्णन मिलता है, सोमरस का वर्णन मिलता है। और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का उससे जो भारतीय वर्ण व्यवस्था है शूद्र का वर्णन मिलता है, उसकी उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। तो हो गई ऋग्वेद की कुछ जानकारी। अब जान लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये यज्ञिक कर्म कांडों से संबंधित है। इसका जो संबंध था वो विशेषकर अग्नि देवता की संस्कृति से संबंधित था और इसका जो है यज्ञिक कर्म कांडों का इनका मेन विषय है यजुर्वेद का। सामवेद का जो विषय है वो है गायन। गायन का मतलब जो ये आज के गायन के 7 वर्ड है सारे पा दाम मा सी नी जो लिए गए हैं वो इसी सामवेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद का जो सब्जेक्ट है ये जादू टोना और जो औषधि है औषधि जादू टोना और भी इसको भेषज वेद के भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य विषय है वो जादू टोना और औषधियों से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे 4 वेद। 4 वेद के कुछ संबंधित ब्राह्मण साहित्य होते हैं इनको सुविधा के लिए इनको ब्राह्मण साहित्य है, इनके उपवेद हैं, इनके उपनिषद हैं, सब अलग अलग हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको होता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। अब देख लेते हैं इनके ब्राह्मण। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय और कौशतकी। ऐतरेय और कौशतकी जो ब्राह्मण है किसके हैं? ये ऋग्वेद के हैं। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो सतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। सतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं? तो वो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। और सामवेद का देखा जाए सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो पंचविश ब्राह्मण हैं। विशेषकर अन्य भी ब्राह्मण हैं लेकिन मेन जैसे सामवेद का ब्राह्मण है सामवेद का तो वो पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपद। ये एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो गोपद ब्राह्मण है। इनकी शाखाएं भी हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा क्लास।
तो वो जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इन वेदों के कुछ उपवेद होते हैं। तो जैसे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद के नाम से जाना जाता है, और जो अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है इनकी संख्या है 108, लेकिन जो प्राप्त होते हैं मूल रूप में वो 10 उपनिषद ही प्राप्त होते हैं। उसमें से जैसे कठोर उपनिषद है जिससे हमारे भारत का सत्यमेवा जयते शब्द लिया गया है, वो कठोर उपनिषद से ही लिया गया है। इसके अलावा बृहदनारायण उपनिषद है, तो वो सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद है जिससे कि छंदोग्य उपनिषद से महात्मा बुद्ध जो प्रभावित थे वो छंदोग्य उपनिषद से ही प्रभावित थे। तो ये हो गए उपनिषद। अब देख लेते हैं वेदांग। तो वेदांगों की भी संख्या 6 है, और पुराणों की संख्या 18 है। उसमें से कुछ जैसे पुराण जैसे कि विष्णु पुराण से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, और वही पुराणों से हमें गुप्तों के विषय में जानकारी मिलती है। जो 18 पुराण हैं उनसे भी हमें शासन काल में जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं दर्शन। तो दर्शनों की भी संख्या 6 है, उनसे भी हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। और महाकाव्य हैं, उसमें से प्रमुख महाकाव्य हमारे 2 हैं भारत के, रामायण और महाभारत। रामायण महाभारत से भी बहुत बड़े इतिहास का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बड़ा इतिहास का संकलन रामायण और महाभारत ग्रंथों में पाया जाता है। महाकाव्यों के बाद देख लेते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो लिखी गई हैं ये थोड़ा कम प्रमाणित मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें चीज़ों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो जैसे कि पहली है मन स्मृति। मन स्मृति सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसकी जो रचना हुई थी मनु ने शुंग शासन काल में किया था। ये इससे जो जानकारी प्राप्त होती है और शुंग शासन काल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी के शासन काल में ये लिखी गई थी। और इनका जो समय पीरियड माना जाता है वो 200 BC से लेके 200 AD के मध्य माना जाता है। इसमें जो वर्णन प्राप्त होता है राजा की उत्पत्ति, राजा का वर्चस्व बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, और यहाँ पे महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। उनको एक तो शूद्रों की कैटेगरी में महिलाओं को भी रखा गया है, मतलब शूद्रों और महिलाओं की स्थिति का बहुत घटिया उल्लेख मिलता है मनु स्मृति में। मनु स्मृति का जो रचनाकार था वो मनु थे। किस काल में किए थे? तो शुंग काल में किए थे। इनका समय काल 200 BC से 200 AD तक माना जाता है। दूसरी स्मृति है नारद स्मृति। इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 300 से 400 AD के आसपास माना जाता है, और इसका जो संबंध है वो गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त शासन काल की जो भी जानकारी है नारद स्मृति से मिलती है। अगली स्मृति है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। इस स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ये भी काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करती है। इसके अलावा इत्यादि और भी स्मृतियां हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी चर्चा कर पाना बहुत असंभव है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वैदिक साहित्य तो बहुत बड़ा है, और ये साहित्य का जो चैप्टर पढ़े अध्ययन के स्रोत, ये अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ये एक सैंपल का क्लास है स्रोतों का। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आए होगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।